जय हिंद दोस्तों। शक्ति दुबे एयर वन आईएएस टॉपर की कॉपी हम देख रहे थे। अगर एयर वन लाना है या एयर वन को छोड़ो टॉप 10 में भी आना है तो दोस्त ऐसा लिखना पड़ेगा। गजब का लिखा है, मतलब तबीयत खुश हो जाती है ना, कहते हैं हमारे क्षेत्र में वैसा। तो सीखिए इनसे और आप भी बेहतर से बेहतर लिखना शुरू करिए, जिससे हिंदी माध्यम का परचम आईएएस में लहराए और हम भी कहें कि अब की बार टॉप 10 में, और फिर कहें कि टॉप 1 में भी हिंदी माध्यम का स्टूडेंट आया है। तो 9 नंबर का देखते हैं। इससे पहले की क्लासेस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये इंग्लिश की है तो देखो कुछ चीजें इन्होंने अंडरलाइन की। क्या क्या की? अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू लिव इन सिटीज बाई 2050। यानी ये कहा गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो 2050 तक शहरों में आने वाले हैं। इन दिस कंटेस्ट, इस कंटेस्ट में आपको डिस्कस करना है नीड फॉर अर्बन ग्रीन स्पेस। हरित स्थानों की आवश्यकता है शहर में। सारे पेड़ काट कर आप कंक्रीट बिछा दोगे, सारे पेड़ काट कर आप बिल्डिंग बना दोगे, सारे पेड़ काट कर आप दुकान मकान स्कूल अस्पताल सब बना दोगे, तो ग्रीन स्पेस कहाँ से मिलेगा? वो आप कहीं ऐसा तो नहीं कर हीट डोम टाइप बना दो, पेड़ ही नहीं है। तो अर्बन ग्रीन स्पेस को भी दो स्पेस इन क्रिएटिव, इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल सिटी इन द कंट्री। हिंदी में देखें तो 2050 तक भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से के शहरों में रहने की उम्मीद है। इसमें समावेशी, लचीले, संधारणीय शहर के निर्माण के लिए शहरी हरित स्थानों की आवश्यकता पर चर्चा की। तो पहले तो ये बताएंगे कि अर्बनाइजेशन क्या है। देखो, हाईलाइट अंडरलाइन करते रहेंगे लोग। अब वहां हाईलाइटर तो उठा के अंडरलाइन हाईलाइट कर नहीं पाओगे, तो उन्होंने अंडरलाइन की है चीजें। तो अर्बनाइजेशन पहले बताएंगे। तो अर्बनाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस of creation of cities and urban in order to create better prospects for living। मतलब अर्बनाइजेशन, लोग शहर में ही क्यों जाना चाहते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए क्यों शहर में, क्यों तो शहरों में क्या है, क्वेश्चन यही आ जाए कि शहर में क्यों जाना चाहते हैं लोग। शहर में फैसिलिटी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जॉब है। अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी गांव में भेज दो तो लोग शहर नहीं जाएंगे। अगर आप बढ़िया स्कूल उनके बच्चों के लिए स्कूल गांव में खोल दो तो शहर में नहीं जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे और भी वर्ड थे, सस्टेनेबल सिटीज की बात थी, तो ये भी डिफिनेशन बताएंगे कि सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है। तो अब यहाँ पर इन्होंने SDG 1 लिखकर थोड़ा सा फायदा उठा लिया। आपको भी SDG रिपोर्ट, इंडिसेस, ये सब चीजें नोट डाउन करती रहनी है मैप में, जिससे आपको जल्दी याद आ जाए। अब SDG आप ऐसे लिखोगे तो नहीं याद आएगा, लेकिन SDG 1, 2, 3, 4, 5 कहानी बना के कुछ याद करोगे, याद रहेंगी चीजें। तो SDG 11 फोकस्ड on creation of sustainable cities in order to ensure inclusive, resilient and sustainable growth। अब यही तीनों वर्ड क्वेश्चन में थे, आप अभी देख कर आए थे, रेजिलियंट, सस्टेनेबल सिटी, इंक्लूसिव। तो इन्होंने SDG 11 का यूज करके बढ़िया से लिख दिया। ठीक है। और कम कम पॉइंट्स में ये 3 लाइन दिख रही है, लेकिन 12-15 पॉइंट्स वो शब्द होंगे, 12-15 वर्ड यहाँ भी होंगे। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं लिख रहे, स्क्रिप्ट बहुत छोटे छोटा। आपको ऐसे नोट्स तैयार करने हैं। आपको वो एक पेज का डिफिनेशन नहीं लिखना है, आपको 2-3 लाइन में डिफिनेशन कंप्लीट हो हर सब्जेक्ट की, हर वर्ड की, जो भी आज सिलेबस में है आपके। अब अर्बन ग्रीन स्पेस की आवश्यकता क्यों है? इन रिसेंट द अर्बन सिटीज आर सफरिंग फ्रॉम सीवरेज इशू। कुछ इशू से गुजर रही हैं सिटीज जो है। अर्बन हीट, अभी मैंने जो बताया, हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं। मैं हीट डोम बोल दिया था उसे, हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं। फ्लड बहुत ज्यादा समस्या है। बेंगलुरु को देखो, दिल्ली को देखो, लखनऊ मेरा देख लो, अधिकतर शहरों में फ्लड की, क्योंकि हमारे यहाँ जो शहर की स्ट्रक्चर है ना, वो एक साथ बसा नहीं है कि एक साथ बढ़िया से सड़क नाली सब बनी हो। हमारे यहाँ कैसे बसा? एक प्लाट किसी ने यहाँ खरीदा, बना लिया, एक प्लाट यहाँ खरीदा गया, बना लिया, ये प्लेट यहाँ खरीदा गया, बना लिया। अब ये जो बीच वाला है ना, ये जब अपना घर बनाएगा तो
इससे और इससे ऊंचा बनाएगा। आपने देखा होगा गांव शहरों में। अब जो सड़क जाएगी, तो जब सड़क बनेगी ना, तो ये मकान जो पहले से थे वो थोड़े नीचे हो जाएंगे। सड़क दोबारा बनेगी तो और ऊंची बनेगी, दीवारा बनेगी तो और ऊंची बनेगी। होता है ना, कभी यहाँ से बना कोई प्लाट यहाँ है, कोई प्लाट यहाँ है। स्ट्रक्चर बढ़िया तरीके से नहीं होता है शहरों का, इसीलिए शहर में जो पानी निकासी की व्यवस्था है वह बढ़िया नहीं है, इसीलिए फ्लड आते हैं। और पूरा कंक्रीट, या तो आप देखते हैं कि बिल्डिंग मान लो यहाँ पे बनी है, एक बिल्डिंग यहाँ पे बनी है मान लो, ठीक है, एक बिल्डिंग यहाँ पे बनी है। अब बिल्डिंग जहाँ है वहां तो पानी, वाटर जो है वहां नीचे जा नहीं सकता ग्राउंड वाटर में, ठीक है। यहाँ पे जो जगह थी वहां भी आप सड़क बना के कंक्रीट कर दिए, या आपका जो, आप किसी किसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाओगे तब गेट से घुसोगे तब भी वो पूरा कंक्रीट ही होता है चारों तरफ, कहीं मिट्टी आपको मिलेगी ही नहीं। और मिट्टी नहीं है तो पानी कहाँ से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो आपको नीचे से पानी कैसे मिलेगा, और वाटर लेवल नीचे जाता रहेगा। और जब आप कंक्रीट ही कंक्रीट बिछाए दे रहे हो तो पेड़ लगाओगे कहाँ भाई, पेड़ लगाओगे कहाँ? और पेड़ नहीं लगाओगे तो हीट आइलैंड तो बनेगा ही। आप कई बार देखते होंगे, जब शहर से घर जाते होंगे तो आपको लगता होगा गांव में यार बढ़िया लगता है, यार गर्मी उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके घर के चारों तरफ पेड़ लगे हैं। नहीं लगे तो लगा के आना, आपकी कम से कम गाँव में तो पेड़ लगे होने चाहिए, इतनी जगह पड़ी। लेकिन अब गाँव में भी शहर बनता जा रहा है, गाँव भी। तो शहरों में ये समस्या है। अब आपको जितने मैंने पॉइंट्स बताए ये आपके दिमाग में आने चाहिए, या आप तैयारी अच्छे से करोगे तो दिमाग से आएंगे पॉइंट्स, ठीक है। द रीजन इज इंक्रीज्ड नॉन ट्रैफिक। अगला क्या है? वेटलैंड। वेटलैंड, हमारे यहाँ देखो कितने तालाब थे, कितने बचे हैं। धीरे 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 कब्जा, या धीरे धीरे कुछ निजी भी हो सकती है, जमीन पड़ी हो उसमें पानी भरता था। अब वो चार लड़के हैं तो वो निजी जमीन है, तो वहां भी मिट्टी डालकर वहां मकान बनेगा। पहले खाली पड़े रहते थे प्लाट, उसमें पानी भरा रहता था। क्लोजली पैक्ड हैं, बिल्डिंग्स बनी है जो हीट लॉस अवॉइड करती। ऊपर से एसी आ गई तो और बाहर गर्मी निकाल रही है। यूज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। हम लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करते हैं, अपनी गाड़ी से जाएंगे। अब हर एक व्यक्ति अपनी कार से जा रहा है, कितनी कार होंगी, कितना पॉल्यूशन होगा, जाम लगेगी लगेगी, ठीक है। अब देखो इन्होंने पॉइंट्स में लिखे, कितने पॉइंट लिख दिए देखो यहीं पे, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स लिख दिए। आसान नहीं है। दस हैव लेड टू क्रिएशन रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज टू बी, करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। पहले तो रूरल डेवलपमेंट करो, लोग शहर जा ही क्यों रहे हैं, माइग्रेंट को होने ही मत दो, रूरल डेवलपमेंट ही करो ना। बिल्डिंग लाइट कलर की हो जिससे हीट बहुत ज्यादा रुके ना। आप जानते हैं व्हाइट कलर पे पूरा लाइट परावर्तन हो जाता है, रुकती नहीं। ब्लैक कलर अब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर हीट को भर लेता है। अर्बनाइजेशन प्लान्ड हो, प्लान तरीके से, कितनी ऊंचाई पे मकान बनेगा, कितनी ऊंचाई पे सड़क बनेगी, कितनी ऊंचाई पे नाली होगी, कहाँ से नाली कहाँ जाएगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे ऐसे लिख दे तो और बेहतर हो जाएगा, वहां से सीखो। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आ चुका है कि हम वहां से क्या सीख सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज को इनकरेज करो। जैसे मेट्रो अगर चली है किसी शहर में तो वो बहुत ज्यादा फायदा कर रही है, क्योंकि मेट्रो लेट नहीं होती ज्यादातर। हाँ कभी कभार खराब हो जाए वो अलग बात है, वरना मेट्रो से आदमी चलना पसंद करता है। लेकिन क्या मैं अपने घर से मेट्रो तक पहुंच जाऊंगा टाइम से? हाँ, अब वो जो कुछ कैब बुकिंग और वो सब आ गए तो वो और फायदा दे रहे हैं। बस हम अपने घर से सही समय पर मेट्रो पे पहुंच जाएं, फिर मेट्रो से दूसरे मेट्रो पे और वहां से अपने ऑफिस सही समय पर पहुंच जाए। ऐसा ना हो मैं मेट्रो से निकला ऑफिस के लिए,
रास्ते में ऑटो में इतना जाम लगा है कि ऑफिस 10 बजे का था, मैं 2 बजे पहुंच पा रहा हूँ। तो वो कनेक्टिविटी बढ़िया हो। स्पंज सिटी बनाई जाए, ये एक नई अवधारणा आई है, एडिटोरियल वगैरह में आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो जगह कम थी इनके पास, पॉइंट 7 ऊपर लिख दिए थे, जगह नहीं बची, तो इन्होंने ऐसे बना दिया। अगर जगह भरनी होती तो ये क्या लिखते हैं यहाँ पे, 1 2 3, यही 4 पॉइंट्स, 5 1 2 3 4 5 पॉइंट्स ऐसे लिख देते हैं, जगह भर जाती। जगह कम थी, इनकी नॉलेज ज्यादा थी, तो इन्होंने क्या किया, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके पॉइंट्स भी सारे लिख दिए और जगह भी कम यूज हुई। तो ये तरीका है कि कम बात को ज्यादा स्पेस में और ज्यादा बात को कम स्पेस में कैसे लिखा जाए। दिस कैन हेल्प अस डील विद अर्बनाइजेशन, वही जो ऊपर लिखा था वही यहाँ पे लिख दिया। यही 250 शब्दों में लिखना होता, तो यही जो 5 पॉइंट हैं ये ऐसे ऐसे लिख के 2 पेज और 1 पेज और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखा जाए ये महत्वपूर्ण है, कितने शब्दों में लिखना ये महत्वपूर्ण है। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। पर भारत का पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण सैद्धांतिक दूरी बनाए हुए है, ना कि समान दूरी। टिप्पणी कीजिए, भारत का पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण सैद्धांतिक दूरी बनाए हुए है, ना कि समान दूरी। मतलब इंग्लिश में क्या है, इंडिया सेकुलर अप्रोच हैज रिमेन्ड एट अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ इक्वी डिस्टेंस। तो सेकुलरिज्म के बारे में पहले लिखना पड़ेगा कि सेकुलरिज्म मतलब क्या है। तो सेकुलरिज्म इज कंसीडर्ड टू बी बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर है, बेसिक फीचर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने समय समय पर बताते रहे बेसिक फीचर क्या है। आवर इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियन सेकुलर, भारत का पंथ निरपेक्ष। पहले तो पंथ निरपेक्ष बताया, अब भारत का पंथ निरपेक्ष। तो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल। क्यों हमारा डिफरेंट क्यों है भाई पश्चिमी देशों से, पश्चिमी देश मतलब यूरोप और अमेरिका मेनली, विच इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। वहाँ क्या है, वहाँ बहुत ज्यादा धर्म और राजनीति एक में मिले हुए थे, तो वहाँ ऐसी व्यवस्था की गई कि धर्म अलग है बिल्कुल और सरकार यानी गवर्नमेंट अलग है बिल्कुल, इनमें कोई रिलेशन नहीं, बीच में कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं। ना धर्म के मामले में सरकार हस्तक्षेप करेगी, ना सरकार के मामले में धर्म हस्तक्षेप करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर मानवता की बात होगी, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, हमारे यहाँ कोई धर्म में बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही होंगी, तो सरकार काम कर सकती है। जैसे 3 तलाक को बंद किया, 3 तलाक महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा था, 3 तलाक महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा था, तो 3 तलाक पे अधिनियम आया। सबरीमाला में अगर कोई समस्या थी तो वहां हस्तक्षेप हुआ। जहां जहां भी हस्तक्षेप करना होगा वहां हमारे यहाँ इंडिया में गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी। इंडिया सेकुलर अप्रोच यही लिखा होगा, इट्स बेस्ड ऑन धर्म निरपेक्ष विच इज आल्सो नोन प्रिंसिपल डिस्टेंस वुड। धर्म निरपेक्ष है हम, जैसे इन्होंने बता दिया कि स्टेट है ये रिलीजन है, द बॉर्डर बिटवीन द टू इज porous where state can interference in religion matter but religion does not impact state। religion स्टेट में इम्पैक्ट नहीं कर सकता, सरकार में इम्पैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अगर रिलीजन में समस्याएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं मानवता की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात, या कोई आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो दिक्कत कर रही है, तो वहां पर सरकार हस्तक्षेप करेगी। जैसे कोरोना का मुद्दा आया था, कोरोना अगर है तो आप मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे क्योंकि वहां भीड़ होती है। कोरोना अगर है तो आप मंदिर में 50 लोग जाकर आरती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य का मुद्दा, मानवता का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ स्टेट हमारे यहाँ बिल्कुल सेपरेट नहीं है, पंथ निरपेक्ष जरूर है, लेकिन जब समस्या आएगी तो स्टेट रूल बना सकता है। Thus, state has power, यही मैंने जो बोला, state has power to interference in religious matter। इन्होंने एग्जांपल भी दिया होगा, अभी हम देखेंगे। That impact basic structure of the constitution, thus it
कोई डिस्टेंस बेटर प्रिंसिपल डिस्टेंस, जो मैंने बोला वही इन्होंने भी लिखा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास इतना मटेरियल हो, आप लिख सकें। मैंने भी एग्जांपल दिया आपको, इन्होंने भी देखो वही एग्जांपल कहीं ना कहीं दिए होंगे। पहला एग्जांपल क्या है, एससी सुप्रीम कोर्ट ने इन सरला मुदगल केस, सरला मुदगल केस एक हुआ था, उसमें कहा था शाहबानो केस हैज मेड रिक्वायर्ड चेंजेस पर्सनल लॉ मेक इट नॉन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। ठीक है, ये देखो दूसरा सबरीमाला वो क्या कहते हैं, शाहबानो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी पढ़िए और इसको नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, इसको यूज करिएगा मेंस आंसर राइटिंग कॉपी में। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल सबरीमाला, एससी अलाउड एंट्री टू वुमेन इनटू टेंपल। तीसरा देखो निखिल सोनी जज इवेंट, जैनिज्म। तो इन्होंने तीन एग्जांपल दे दिए बढ़िया से। ठीक है, दस इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म इंश्योर कंट्रीब्यूशन मोरालिटी, समझ रहे हो आप। तो इन्होंने वही के ऊपर पहले वो बता दिया, फिर वो समझा दिया, फिर वो समझा दिया, और यहाँ पे एग्जांपल तीन बढ़िया से दे दिए, आंसर हो गया। आप भी इतना सोचकर लिखिए। 11 नंबर देख लेते हैं। भारत में मंदिर स्थापत्य कला का एक प्रमुख चरण 11वीं से 14वीं शताब्दी के होयसल राजवंश से जुड़ा है, उदाहरण सहित बताइए। अब मेजर फेज इन टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया एसोसिएटेड विद होयसल डायनेस्टी फ्रॉम 11 to 14 एडी, एग्जांपल्स भी बता रहे, यानी मेनली क्या है, होयसल राजवंश में क्या क्या मंदिर स्थापत्य कला हुई है वो बतानी है, और एग्जाम्पल भी बताना है कि यह मंदिर या मंदिर या मंदिर। ठीक है, देखो अब आपको राइटिंग में भी अंतर दिख रहा होगा, ये राइटिंग देखो दिख रहा है, यहाँ पे मुझे पढ़ने में भी कई चीजें नहीं आ रही, आगे सिमिलरली जजमेंट की ठीक है, लेकिन मैं बता अब यहाँ पे राइटिंग देखो, कुछ समझ में आ रहा है, अंतर दिख रहा है ना। तो ये सब आप आंसर राइटिंग करोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या अंतर है, क्यों अंतर है। टेम्पल आर्किटेक्चर पहले हमें बताना है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा उत्तर कैसे लिखते हैं, आया कि नहीं, कमेंट बताना सच में यार, कि मेहनत कर रहे हैं तो फल मिला कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कि हाँ अच्छा सर, डर लगता था दूर हो गया। टेम्पल टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया हैज बीन exhibition of great sculptural and artistic expansion of culture and tradition ancient, ठीक है, टाइम्स एंशिएंट टाइम से ही है। टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, पहली बात तो कितने प्रकार के हैं तो आप जानते हैं, बना दूं, नहीं बना पड़ेगा सर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप जानते हैं ये वाला जो बेल्ट है ना, ये पूरा नागर शैली का है, किसका, नागर शैली का। ये बेल्ट नीचे है वो पूरा, अब इसका एग्जैक्ट नहीं है कि हाँ इतना ही है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का है। फिर अब बचा बीच वाला, ठीक है, तो बीच वालों ने कहा हम थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं, थोड़ा नीचे से ले लेते हैं, ये बचा, तो इन्होंने कहा इसको क्या नाम दिया, वेसर शैली। समझ में आ गया, नागर शैली के कहा मंदिर, वेसर के कहा है। तो अगर आपको रटना नहीं है यहाँ, आपको ये पता हो यहाँ कौन कौन सी डायनेस्टी थी, अगर वो डायनेस्टी पता है और उन डायनेस्टी ने फलाना मंदिर बनाया, धिमाका मंदिर, ये मंदिर, ये मंदिर, ये स्तूप, ये बिहार, तो आपको समझ में आना चाहिए ये ऐसे बनाते होंगे। नीचे वालों के मंदिर पता है, यहाँ चोल थे, चेर थे, पांड्य थे, ये चालुक्य थे, तो वो इस टाइप के मंदिर बनाएंगे। यहाँ सातवाहन वाकटक जो भी थे चालुक्य, वह ऐसे मंदिर बनाएंगे राष्ट्रकूट। होयसल, होयसल कहाँ पे थे, अगर होयसल आपको पता हो कहाँ पे थे, आप बता दोगे कैसा वो आर्किटेक्चर बनाते थे तीनों में से। तो पढ़ने का तरीका ये है। तो नागर शैली इन्होंने बताया भी नॉर्थ इंडिया में, द्रविड़ शैली साउथ इंडिया में, और वेसर शैली, तो वेसर शैली दोनों को मिला के मिक्स्ड, यहाँ पे लिखा है मिक्स्ड नागर एंड द्रविड़। सेंट्रल एरिया इंडिया,
मेनली महाराष्ट्र के आसपास का एरिया। तो द टेम्पल आर्किटेक्चर रिक्लाइंड पीस ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर। अब इन्होंने देखो बना के बताया भी है मैप। गुप्ता एम्पायर इन नॉर्थ एंड चोला एम्पायर इन साउथ एट दीज हैव बीन होयसल टेम्पल आर्किटेक्चर। होयसल कहाँ पे? दिस रीजन हैज बीन रूल्ड बाय होयसल डायनेस्टी 11 to 14। अब यहाँ पे रूल करते थे, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे मंदिर बनाए होंगे इन्होंने। इसका मतलब ये नहीं कि पानी में करते थे, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग होयसल। द टेम्पल वर मेड ऑफ सॉफ्ट स्टोन विच वर इजी दे फॉलोइंग मिक्स्ड पैटर्न एडॉप्टेड फीचर्स ऑफ बोथ द्रविड़ और नागर। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब आपने देखा कि यहाँ थे ये लोग, आपको समझ में आ गया कौन से मंदिर होंगे, द्रविड़ या नागर। ये मिक्स्ड थे बेसर से। डायनेस्टी जो है वह कहाँ पे, ये पता होना आवश्यक है। अब द्रविड़ में क्या होता है? द्रविड़ में आप देखेंगे लार्ज गोपुरम बनाया जाता है, तो यहाँ लार्ज गोपुरम मिलेगा। नागर में हाई प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, पंचायतन शैली होती है, तो यहाँ वो भी मिलेगा। नागर अगर मैं कहूँ तो जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है टेम्पल, वो नागर शैली में है। क्यों नागर शैली में है? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, ऊपर वाला एरिया नागर शैली, नीचे का एरिया द्रविड़ शैली, बीच का एरिया बेसर शैली। तो यहाँ जो भी मंदिर बनेंगे वो अधिकतर नागर शैली में बनेंगे। अब देखो ये वो बताया गया जो यहाँ पे लिखा है पंचायतन शैली। द ग्राउंड प्लान फॉलोड पैटर्न स्टारलिंक पैटर्न। स्टारलिंक पैटर्न भी ग्राउंड, कई बार आप देखोगे ऐसा पैटर्न मिलेगा। अब ये बनाने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन एक बढ़िया में इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर कि हाँ ये भी बनाया। थोड़ा ही डिजाइन विजाइन बनाते रहना चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ होयसल टेम्पल, ये टेम्पल है कर्नाटक का हलेबीडु टेम्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म्स में भी पूछा जाता है। हलेबीडु टेम्पल द सब्सिडरी हैड विमान थे इसमें, विमान आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, विमान मंदिरों में, ठीक है। ये किसमें बिल्ड बने थे? द्रविड़ स्टाइल में। Thus, Hoysalar dynasty is regarded as a major phase in temple architecture, which is known for its unique अपने अलग तरीके के डिजाइन, अलग तरीके के प्लान के लिए ये जाने जाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल बना। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि उसने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा था। अगर यहीं पे पूछा होता चोल के बारे में बताओ, चोल के मंदिर, ये चोल के मंदिर बहुत बढ़िया है, स्थापत्य का एक बहुत बढ़िया चरण है, तो यहाँ पे वही सब चोल के बारे में लिख देते, यही सब चोल के बारे में। यहाँ बस चोल के बारे में उसका मंदिर बता देते, चोल की कुछ चीजें बता देते, बस फॉर्मेट वही रहता। बस यहाँ पे अब चोल के बारे में बताते तो ये नहीं बताते क्या कि मंदिर के 3 टाइप होते हैं, चोल ने द्रविड़ स्टाइल में बनाया, खत्म। थोड़ा सा वहां घुमा देते, वहां ये नहीं बताते क्या, यही क्वेश्चन आ जाए बस। यहाँ पे भारत में मंदिर स्थापत्य कला का प्रमुख चरण, यहाँ पे चोल जब रहे थे वो लिख दे, और यहाँ लिख दे चोल राजवंश से जुड़ा हुआ है, उदाहरण सहित बताओ। आप नहीं लिख पाओगे, लिख लो। तो अगर आप नए हैं तो विजिट करो, आपके मतलब की काफी चीजें चल रही हैं, और आपको कुछ यूट्यूब पे नहीं मिल रहा तो कमेंट करो, वो सीरीज चलाएंगे। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। जय हिंद, जय भारत।